सर एक गुड न्यूज़ बोलूं? बोलो ना सर। मेरे मामा की लड़की को नौकरी लग गई सर। वाह। पीएसआई का एग्जाम दिया था उसने। हाँ हाँ रिजल्ट आया। हाँ हाँ। अब उसकी पोस्टिंग शायद से गढ़चिरौली में होने वाली है। ओह माय गॉड, क्यों? गढ़चिरौली में? अच्छी बात नहीं है सर। क्यों, क्या हुआ? सर गढ़चिरौली एरिया वो नक्सलाइट एरिया है। नक्सलाइट? हाँ। मतलब क्या? आपको नक्सलिज्म के बारे में जानने के लिए मैं आपको एक 4 पॉइंट में समझाता हूँ। सर नक्सलाइट जो है ये मूवमेंट शुरू हो गया था 1967 एंड नक्सलिज्म ये किधर शुरू हो गया? पहला नक्सलबरी एरिया इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया। बंगाल का है ना? अरे तो सुनो तो, बरोबर है, मगर सुनो तो सही। हाँ। मैं आपको बोला 4 पॉइंट, ये तो मेरा पहला पॉइंट था। हाँ। ये रेबिलियंस कौन थे? दे आर द स्प्लिट पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जो मार्क्सिस्ट बोलते हैं। यस यस, वेरी गुड, सही है सर। और इसके बाद क्या हो गया, इनका मेन मुद्दा था जो स्मॉल लैंड होल्डर्स थे, इनको बात किया, इनका ग्रुप बनाए और इनका लैंड को लोग एक साथ किया और रेड फ्लैग लगाए और अनाउंस कर दिया कि दिस इज अ फ्री टेरिटरी। मतलब जो लोग उस पार्टी से अलग हुए, हाँ, वो उन लोगों ने जो स्मॉल लैंड होल्डर्स एक साथ किए और उधर रेड फ्लैग लगा दिया एंड उसको अनाउंस कर दिया फ्री टेरिटरी। और किससे फ्री? किससे फ्री? लैंडलॉर्ड से फ्री। अच्छा, तो अच्छी बात है, तो अच्छा काम किया ना उन्होंने। बरोबर, अच्छी बात किया। और सेकंड पॉइंट क्या है, 1960s और 70s में ये लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत सारा लैंड था। हाँ। और ये लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे और एक्सप्लॉइट करते थे स्मॉल लैंड होल्डर्स को और लेबरर्स को। इनसे बचने के लिए और इनको बचाने के लिए ये नक्सलाइट ग्रुप शुरू हो गया। मगर अच्छा मोटो है तो। बरोबर सर, मगर ये लोग क्या हो गया मालूम क्या, कुछ सालों के बाद इनका जो ऑब्जेक्टिव था, मेन मकसद था स्मॉल लैंड होल्डर्स को एक्सप्लॉइटेशन से बचाना। मगर फिर बाद में लोग क्या किया, एक टेररिस्ट ग्रुप बन गए। पॉइंट ही चेंज। यस, मतलब आपका पूरा ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया। ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। और इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये लोग जो रेबेलियन बन गए, एक टेररिस्ट ग्रुप बन गया। टेररिस्ट मतलब सर उन्होंने किसी का खून किया क्या? नहीं, खून तो किए वो लोग, बाद में क्या हो गया, इनका मकसद कैसा बदल गया। ये लोग क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स के जितना भी लैंड थे, कॉन्फिस्टिकेट करना और टेनेंट्स के बीच में बांटना, उनका मोटो था। मगर उसके बाद क्या किया, टेररिस्ट ग्रुप बन गए। टेररिस्ट ग्रुप बनने के बाद गवर्नमेंट के जितना भी वेलफेयर पॉलिसीज जो कॉमन पब्लिक को मिलना चाहिए, उसको भी रोकना शुरू कर दिया ये लोग। अरे ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मतलब मेन मुद्दे से लोग हट ही गए। मतलब अभी फार्मर्स के लिए तो काम नहीं करते, अभी गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। गवर्नमेंट से जो भी अच्छा पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम जो कॉमन पीपल को मिलना है, वो इन लोग रोक देते। तो गलत कर दिया ये गलत कर दिया। ये तो सेकंड पॉइंट। और एक पॉइंट क्या हो गया, एंड ये लोग पैरेलल गवर्नमेंट भी शुरू कर दिया। पैरेलल गवर्नमेंट? यस। तो मतलब ये तो नॉर्मल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करते, मतलब नहीं है ना। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का रूल्स फॉलो भी नहीं करते और उनका ऑफिसर्स का बात सुनते भी नहीं, और वो लोग जो बोलते हैं वही सही। उसकी वजह से जो ऑफिसर्स है स्पेशल उधर कोई जाने के लिए डरता है नक्सलवादी एरिया में। अच्छा, इसीलिए इन लोगों ने नए वाले को उधर वहां भेजा। यस। अरे, और ये धीरे धीरे, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सर, ये धीरे खाली वेस्ट बंगाल से ही सीमित नहीं था। ये बाद में वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसा कुछ पार्ट्स में भी, डिस्ट्रिक्ट्स में भी फैल गया। अभी आप महाराष्ट्र बोले, इसमें चंद्रपुर और गढ़चिरौली भी आ गया। तो इन दोनों जगह पे अभी भी वो नक्सलाइट मूवमेंट चल रही है। यस। अरे वाह। और एंड ए पैरेलल गवर्नमेंट, दिस इज अ सीरियस थ्रेट टू आवर इंटरनल पीस और इंटरनल चैलेंजेस, और ये डेमोक्रेटिकली भी एक बड़ा चैलेंज है ना। और ये लोग नॉट ओनली दिस, और एक पॉइंट बताता हूँ मैं, ये लोग ने टेररिस्ट ग्रुप बना के इनका एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया। वो ऑर्गेनाइजेशन के नाम था PLGA। पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। शिवाजी महाराज की तरह गोरिल्ला टैक्टिक्स की तरह। हाँ, गोरिल्ला टैक्टिक्स तरह इनको ये लोग छुप के गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी इनका बात नहीं मानता है उनको मारना, ये सब शुरू कर दिया। अरे प्रभु मेरे, मतलब मेरा भाई जो पे काम करने को जाना है, उसको उनकी बात को मानना है। और ये नक्सलाइट एरिया है सर, इसके लिए कुछ भी हो सकता है, उसके लिए बहुत डेंजर है। उसके लिए मैं बोला बाप रे, मैं आप जब गढ़चिरौली बोला मैं शॉक हो गया मैं। सर इसके बारे में और जानकारी मानता है आपको? क्यों नहीं, बिल्कुल तो बताऊंगा ना मैं फिर। चलो वीडियो देखते हैं, उसमें और बहुत कुछ जानकारी है नक्सलिज्म के बारे में। Naxalism, Naxalite movement. This movement started at Naxalbari in Darjeeling district in West Bengal. The Naxalites organized the small land-holding farmers and land laborers and took charge of their lands, put up red flags and declared that area as free territory
in 1967. All those movements that took inspiration from this rebellion are called Naxalite movements. The movement had the objectives of establishing action committees to raise a voice against the exploitation of the farmers by the landlords and confiscate the land of style landlords and distribute it among the tenants. Later, the movement strayed away from its objectives. It took recourse to terrorism to prevent any government schemes and welfare policies from reaching the common people. The Naxalites started a parallel system by rejecting the democratic system. This made Naxalism a serious challenge to India's internal security. The movement was mainly located in West Bengal. Later, the movement spread to East Godavari in Andhra Pradesh, parts of Vishakhapatnam, Karimnagar in Telangana, Adilabad, Bastar, Rajnandgaon, and Sukma in Chhattisgarh, Gadchiroli, Bhandara, and parts of Chandrapur in Maharashtra, Balaghat, and Mandala in Madhya Pradesh, and Koraput in Odisha. In order to maintain their influence, the Naxalites established an organization called People's Liberation Guerrilla Army, PLGA. This conflict is still going on. तो नक्सलिज्म के बारे में तो जान गए। अभी आपको मैं और दो इंटरनल चैलेंजेस के बारे में भी बताता हूँ। एक होता है कम्युनलिज्म और एक होता है रीजनलिज्म। ये दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। कम्युनलिज्म होता है कि एक्सेसिव प्राइड फॉर वंस रिलीजन। कम्युनिज्म में यस, कम्युनलिज्म मतलब एक्सेसिव प्राइड और लव और ब्लाइंड फेथ इन वंस रिलीजन, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनलिज्म। एंड रीजनलिज्म में रीजनलिज्म दैट इज एक्सेसिव प्राइड फॉर वंस रीजन। अच्छा, तो वहाँ पे रिलीजन आता है। हाँ, यहाँ पे रीजन आता है। अच्छा, नाम ही है ना, रीजनलिज्म का मतलब रीजन। अच्छा, बरोबर बरोबर। हाँ। और कम्युनलिज्म इज अबाउट द रिलीजन। हाँ, बस इनके होने की वजह क्या है सर? ओके, क्या है उनका? मैं बताता हूँ सर। अभी कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म में एक ब्लाइंड फेथ होता है अपने रिलीजन के ऊपर, और ये लोग क्या सोचते हैं, आवर रिलीजन इज द सुपीरियर रिलीजन एंड अदर रिलीजन्स आर इन्फीरियर। मतलब ये फीलिंग के वजह से, और ये फीलिंग हम नहीं लाए, दिस फीलिंग इज बीन सोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। अच्छा, फिर ये रीजनलिज्म किसकी वजह से होता है? रीजनलिज्म ये आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हो गया, कुछ स्टेट्स डेवलप हो गए, कुछ स्टेट्स अंडर डेवलप रह गए। डेवलप स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, ये स्टेट्स डेवलप हो गए इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली। और कुछ स्टेट्स हैं जो इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली डेवलप नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल ओडिशा, आसाम, बिहार, यूपी। और इसमें कम्युनलिज्म में क्या होता है, कम्युनलिज्म में ब्लाइंडली अपने रिलीजन तो बोला नहीं ना किसके तो डेवलप हुआ, फिर उसमें रीजनलिज्म आया कहाँ से? बराबर, ये बताता हूँ। रीजनलिज्म क्या होता है, जब भी इनका डेवलप स्टेट होता है और ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और प्राउडीनेस बढ़ जाता है, और कि हम डेवलप्ड है। उनके पास बराबर है, सुना है मैंने भी कि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि भाई मुंबई मतलब बहुत बड़ी जगह हो गया। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, जॉब्स मिल गए, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, एंड जहाँ पे डेवलपमेंट है, यस, जहाँ डेवलपमेंट है, एंड दे डोंट शेयर देयर बेनिफिट्स टू द अदर अंडर डेवलप्ड स्टेट्स। अच्छा, और इसकी वजह से जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है, इनको ना इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है प्रॉपरली, सिविक एमिनिटीज नहीं रहता है, और इधर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम रहता है, और एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं मिलता है। एंड दैट्स व्हाई दिस पीपल फील चीटेड, दे आर चीटेड, एंड दैट्स व्हाई रेबेलियन हैपेंस इन द अंडर डेवलप्ड स्टेट्स। ओके, और पीपल एक साथ नहीं आते। इसमें भी होता ना अपने महाराष्ट्र में कि जो दूसरे स्टेट से लोग आ रहे थे, तो उनको जॉब मत दो, उनको यस, हाँ, यस, वेरी गुड सर, आप अभी समझ गए ये प्रॉब्लम है। और एक बड़ा इंटरनल ये चैलेंजेस है इंडिया का पीस के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या किया है, गवर्नमेंट ये इम्बैलेंसेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ठीक करने के लिए मेक इन इंडिया बनाया। जो मेक इन इंडिया आप सुने रहेंगे। अब मेक इन इंडिया की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन कंट्रीज को इनवाइट किया। अभी ये स्टेट्स तो डेवलप हो गया, जो अंडर डेवलप स्टेट्स है वो स्टेट में जगह दिया, तुम लोग इधर कंपनी खोलो, सो इधर के पब्लिक को जॉब मिले। अब एक बार जॉब मिल गया
तो उधर ऑटोमेटिकली सब डेवलपमेंट होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एजुकेशन होता है, सिविक एम्यूनिटीज होता है। सो वो पर्टिकुलर स्टेट्स भी डेवलप होगा। उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है, बाबा ये जो रीजनल इम्बैलेंसेस है इसको कम करें और जो रीजनलिज्म प्रॉब्लम है इसको खत्म करें। सर अब मैं आपको वो बताता हूँ जो मुझे समझ में आया। ओके, बात करने से रीजनलिज्म का मतलब हुआ कि रीजन के लिए प्राइड होना। यस, वेरी गुड। और कम्युनलिज्म का मतलब हुआ कि अपने रिलीजन के लिए प्राइड होना। यस, वेरी गुड। वहां पर नॉट ओनली प्राइड, ब्लाइंड फेथ। अच्छा, ब्लाइंड फेथ होना। यस, ठीक है। तो वहां पर क्या फीलिंग आती है कि भाई हमारा रिलीजन सबसे आगे है, सुपीरियर है और बाकी के इंफीरियर है। यस, ठीक है, तो हम उनसे बेटर बने। यस। यहाँ पे क्या होता है कि रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं है, Disparity। तो डिफरेंसेस आ जाते हैं। Yes। तो फिर जो अंडर डेवलप्ड है, Yes। ठीक है, उनके मन में फीलिंग आती है कि वी आर बीइंग चीटेड। Yes, very good। इंडिपेंडेंस मिला है तो सबको सेम मिलना चाहिए, सबको सब। यस, बरोबर। हाँ, तो वो रिबिलियन बन जाता है। यस, ओके। और अब इसको करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि भाई यहाँ पे बस मेक इन इंडिया जैसे प्लान करके पॉलिसीज बना रही है। पॉलिसीज बना रही है रीजनलिज्म में। और फिर कम्युनिज्म में कैसे सॉल्व करेंगे? यस, कम्युनिज्म में सर ये एक डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया है। हाँ, वन रिलीजन प्लस अदर रिलीजन, हाँ। एक डिस्ट्रस्ट डेवलप हो गया है, एक फियर आ गया है। हाँ। तो इसीलिए हमें रैशनली सोचना पड़ेगा। एज अ सिटीजन वी शुड थिंक रैशनली। ओके, रैशनली थिंक, जब भी अपन एक साथ आएंगे तभी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। मतलब टॉलरेंस जो है यस, हमको बढ़ाना होगा। बढ़ाना, यस, डेफिनेटली। और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हाँ। तो वी शुड हैव अ टॉलरेंस। सो मैंने एक और बात सुनी थी इसके बारे में, मैंने एक बुक में पढ़ा था। हाँ। कुछ तो एक वर्ड था सर के लिए, फ्रैंटी। यस 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 यस, वेरी गुड, वेरी गुड। फैंटेसिज्म। क्या बोला? फैनेटिज्म। फैनेटिज्म। Yes. फैनेटिज्म। Fanatism is the base of communalism. Fanatism मतलब distrust. अच्छा, Distrust, one religion having distrust on other religion. Okay, public दूसरे के ऊपर यकीन नहीं करता। एक religious people दूसरे religious people के ऊपर यकीन नहीं रखता, उनको एक मन में डर रहता है, fear रहता है। इसको बोलते हैं फैनेटिज्म। ये सब झगड़े तो चलते रहेंगे। हाँ सर, इसके बारे में आपको और जानना है तो मेरे पास एक वीडियो है, आप उसको देखिए। Communalism. Communalism is a serious threat to the unity of our country. Communalism emerges out of narrow religious pride. The British sowed the seeds of communalism in our country. People of different religions have happily lived together since many centuries. There is nothing wrong in people of different religions living together in a country while being duly proud of their own religion. But when this pride becomes excessive, then it turns into bigotry. Each one then begins to consider their religion superior and others inferior. This leads to religious fanaticism. Fanaticism is the base of communalism. It makes one oblivious of national interest. People of different religions don't trust each other. They become suspicious of each other. Compatriots following different religions are looked at as enemies. Even commensality or coming together on festivals becomes rare. As a result, it becomes difficult for everybody to come together and get organized for their demands and rights as citizens. Fanaticism makes the perspective of looking at events and people prejudiced. Some people begin to think of economic and social questions also in the framework of their own religion. Some people of all religions think that since they belong to a particular religion, they have no influence in politics. They begin to believe that they are being treated unjustly. They hold the idea that government is partial against their religion. In such a condition, they become too sensitive about their religion and their co-religionists. If anybody speaks about the people of their religion or insults the religious symbols knowingly or unknowingly, riots break out because of this kind of thinking. Hundreds of innocent people are killed. Public property worth crores of rupees is damaged. Public peace is destroyed. Due to the bitter memories of the riots, people are estranged from each other and mutual trust receives a setback. Trust between people is the basis of coexistence. If
trust breaks, social unity receives a blow. How can national unity be achieved without social unity? Hence, it is necessary that we all counter this religious communalism with all our strength. For this, we should mix with people of different religions. We should accept the good practices and ideas of each other. We should be able to look at and understand our economic and social problems rationally. We should not mix these questions with religion. We should search for the economic, political or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. This is the only way to put an end to communalism and strengthen national unity. Regionalism. Regionalism means having excessive pride about one's region. It is one thing to introduce oneself as a Bengali or a Marathi person. But if I think that because I am a Bengali or a Marathi, I am superior to others from other provinces, it can be termed as excessive regional pride. The love for one's province turns morbid due to this kind of an excessive regional pride. It is natural to feel love for one's province, but it should not become abnormal. Regionalism thrives on regional imbalance in development. In the post-independence period, some states achieved more progress, while some states remained backward. For example, states like Maharashtra, Gujarat, Punjab and Tamil Nadu developed economically and industrially, whereas states like Odisha, Bihar, Assam remained underdeveloped economically and industrially. Economic development and reforms are the foundation of progress. As a result, the states that develop economically can also achieve progress in other areas like education, health and culture. The states which have not developed in this manner remain backward in education and civic amenities. The opportunities of development available to people in developed states are not possible for people in backward states. They are harassed by problems of education, backwardness, unemployment, poverty, etc. They begin to think that they are being cheated. They are being kept away from the benefits of development. Because of this, the understanding between states is broken. This in turn has a negative impact on national unity. The economic imbalance that has endangered this understanding needs to be set right. Our government makes efforts in that direction. Regionalism can affect developed as well as undeveloped states. The people of developed states begin to believe that they are superior due to their superior history and culture, and hence they have developed that much. Then they begin to look down upon the people of underdeveloped regions. They are not willing to share the benefits of development with the backward states. On the other hand, the people from backward areas need to arouse their regional identity to organize themselves. For this, they try to unnecessarily glorify local traditions and culture to prove their uniqueness. This leads to regionalism. It endangers national unity. The evil of regionalism can be tackled by reducing the imbalance in development. We have studied a few challenges that India is facing. Apart from these, there are several problems like overpopulation, cleanliness, agriculture, and the problems of the farmers, poverty, housing, and food. We are trying to overcome these and move forward. We are progressing steadily. In the next chapter, we shall learn about progress in the economic field.